अस्सलाम। आज के सेक्शन में हम केमिस्ट्री क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे। इससे पहले पिछले टॉपिक में हम आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कम्प्लीटली वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ, तो काइंडली आप वहाँ से उसको एक बार वॉच कर लें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड में देखा था कि उसमें दो जो एटम्स हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बायस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है वो जस्ट वन एलिमेंट करता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल एटम की तरफ से आ रहा होता है और दूसरा वाला जस्ट उसे गेन कर रहा होता है, वो उसमें किसी किस्म की कोई शेयरिंग वाला प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर रहा होता। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें ये टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम अ सिंगल एटम, कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही एटम से आ रहा होता है। इसको और जो जिससे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम्स बोलते हैं। ठीक है, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज बोथ न्यूक्लियाई अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, इसमें हमने ये इस सेंटर में इलेक्ट्रॉन शो करवाए थे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वली ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियस भी, तो इस तरह से दोनों न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के गिर्द रिवॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो दोनों एटम्स के डोनर और एक्सेप्टर। ठीक है, दो एटम्स हैं डोनर और एक्सेप्टर, दोनों के न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। डोनर का न्यूक्लियस भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर का न्यूक्लियस है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान में मौजूद रहता है। ठीक है, क्या है, एटम्स आर हेल्ड, तो दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ हेल्ड हुए होते हैं बिकॉज बोथ न्यूक्लियाई अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम के जो न्यूक्लियाई हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सच बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मेटल आयंस बाइंड टू लिगेंड्स। अच्छा, जब मेटल बाइंड करता है लिगेंड के साथ तो उस वक्त भी कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास लिगेंड है NH3। ठीक है, अमीन एक लिगेंड है, इसके ऊपर लोन पेयर है। जब इसके साथ मेटल बाइंड करता है तो ये अपना लोन पेयर किसको दे देता है, सोडियम को दे देता है, और इसका स्ट्रक्चर NH3। और जो लोन पेयर चूंकि सिर्फ अमीन की तरफ से डोनेट हो रहा है तो अमीन डोनर है, और ये किसकी तरफ हम एरो शो करेंगे, अमीन टू सोडियम। मतलब इस तरह से हम एरो के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है इस पहले हमने बोला कि जो मेटल जो सच इस तरह की जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग है ये मेटल आयंस और लिगेंड के बीच में भी हो सकती है, दो नॉन मेटल एटम्स के बीच में भी हो सकती है। और अगर हम लुईस एसिड का लुईस बेस के साथ रिएक्शन देखें, ठीक है, लुईस एसिड का लुईस बेस के साथ रिएक्शन देखें तो उस वक्त भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो रही होती है। एक हम रिएक्शन देखते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आप लोगों का आगे चैप्टर्स में भी आएगा, वहाँ पे आप डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं कि एक हमने स्पीशीज ली है अमोनिया, ठीक है, जिसके पास एक लोन पेयर है, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो क्या करेगा, जो अमोनिया अपना लोन पेयर किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है। ठीक है, और जो वाटर का OH है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज निकल जाता है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, N देन H, और यहाँ पे हम इस तरह से एरो ड्रॉ करके H को शो करेंगे, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और साथ में क्या आएगा, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो हमने बॉन्ड शो किया है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो सिर्फ एक जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है वो फ्रॉम द सिंगल एटम होता है। ठीक है, ये हमने तीनों एग्जांपल्स भी देख ली। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं जो आप लोगों के बुक में मेंशन की हुई है। अमोनियम आयन की एग्जांपल, अमोनियम आयन अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने वाटर लिख के ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने HCl के साथ रिएक्शन दिया हुआ है
तो जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को दे देगा और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो आपको एरो नजर आ रहा है ये किसको शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, जिसमें डोनर क्या है नाइट्रोजन और एक्सेप्टर क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में यही दी हुई है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो किसको ट्रांसफर हो जाता है, हाइड्रोजन को ऑफ HCl। और जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड एन क्लोरीन, जो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन बच जाता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एक सिंगल लाइन के जरिए भी शो कर सकते हैं। मींस सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही होती है, तो इनके बीच में ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इसका मतलब इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये किसकी फॉर्म में शिफ्ट होंगे, नेगेटिव आयन की फॉर्म में। तो वो क्या बना देंगे, क्लोराइड आयन बना देंगे। इन अमोनियम आयन द फोर्थ हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन है, और इसमें ये जो चौथा वाला हाइड्रोजन एटम अटैच है ये किसकी मदद से अटैच है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच है, जिसमें डोनर एटम सिर्फ एक एटम है और वो है नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। इस रिएक्शन में हमने जैसे हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया था, इसमें भी हम ऐसे करेंगे। वाटर का रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं, जो वाटर है वो अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा, और ये जो लोन पेयर है ये Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में शो हो जाएगा। और ये जो इसके साथ थर्ड हाइड्रोजन एटम आके अटैच हुआ है ये किसकी मदद से अटैच हुआ है, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हमने किससे शो किया है, इस तरह का एरो डाल के। ठीक है, तो ये आप लोगों का हाइड्रोनियम की एग्जांपल है। इन द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड H2O द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज ट्रांसफर टू द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, वाटर के पास ट्रांसफर हो जाता है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मीन्स इट हैज नो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा, विच हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोथ हाइड्रोनियम टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, एक लोन पेयर है, जिसकी मदद से ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव, जिसका स्ट्रक्चर ये है। हाइड्रोजन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन किसी किस्म के कोई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, तीसरी हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। अमोनियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देखें तो ये हमारे पास अमोनिया है NH3, इसके ऊपर ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसका रिएक्शन होता है BF3 के साथ। ठीक है, BF3 का जब ये फ्लोरीन के साथ तीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो अभी भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ये इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहीं किसी से लोन पेयर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और वो इलेक्ट्रॉन इसे कौन देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इसे प्रोवाइड कर रहा है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा H ये N। ठीक है, अमोनिया एज इट इज आएगा। जो ये वाला बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में B की तरफ शो हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, BF3 ये ऐसा कंपाउंड है दैट डज नॉट हैव अ नोबल गैस स्ट्रक्चर, जिसका नोबल गैस स्ट्रक्चर नहीं मीन्स उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, द बोरोन हैज 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इसमें क्या है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल, इट मींस इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट नीड्स 1 मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और इसे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से हम कहते हैं कि BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस वजह से लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया इज यूज्ड टू ओवरकम द डेफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसका जो ये वाला लोन पेयर है ये इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यूज होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोगों का यही है, डेफिशिएंट। इसका आंसर भी आप लोगों का यही है कि BF3 में एक ऐसा कंपाउंड है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से, इस वजह से क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर मैं एक मोलिक्यूल लिखूं, जैसे लेट्स सपोज मैं वाटर एक मोलिक्यूल लिख रही हूँ, तो इसमें ये जो लाइंस शो हुई हैं ये कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, मींस वाटर मॉलिक्यूल के
अंदर है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम देख रहे होते हैं बॉन्डिंग, तो वो क्या कहलाती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल मीन्स वो कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर है। ठीक है, और इंटर मीन्स बिटवीन, बिटवीन मीन्स ये एक वाटर मॉलिक्यूल एंड ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन दो के बीच में जो बॉन्डिंग होगी इस मॉलिक्यूल के बीच में और इस मॉलिक्यूल के बीच में, ये वाली बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहलाएगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल और इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इसमें सबसे पहले जो हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टडी कर रहे हैं वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, जैसे कि HCl। ठीक है, HCl के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। ये एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, HCl ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल एंड देन ये इसका तीसरा मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है कि एक जो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो पोलर एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या डेवलप कर लेता है, पोल्स डेवलप कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और उन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। और उन फोर्सेस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के सामने आ जाता है, और इसी तरह से एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरा मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड के सामने चला जाता है। मतलब ऑपोजिट जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके वजह से उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाती हैं। इन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमने अभी क्या बोला, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किसमें होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जो नेगेटिव एंड वन मॉलिक्यूल का है वो अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। जैसे HCl के केस में ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसका नेगेटिव एंड है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड है। तो इसका जो नेगेटिव एंड है वो इसके पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये दूसरे के करीब हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के करीब होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी गेन करेंगे। दिस अट्रैक्शन क्या कहलाती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, कि पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरा मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल। ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। ये एक मॉलिक्यूल का ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। पहले उनके सेम एंड सेम थे, लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करेंगे तो ये इसके पॉजिटिव एंड को नेगेटिव एंड अट्रैक्ट कर लेगा, और मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव एंड इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव एंड उससे अवे चला जाएगा। इस तरह से जो अट्रैक्शन डेवलप होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, मोस्टली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लेते हैं वो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इनके बीच में और इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में और जो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन्स हैं, इनके ऊपर लोन पेयर्स मौजूद हैं। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं। तो इनके लोन पेयर के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन के बीच में और लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम, वो इंटरेक्शन जो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन के बीच में एंड लोन पेयर ऑन अ नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके लोन पेयर के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। आप देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब हम ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल है।
अब इसमें जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसने इस पर हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अब जब ये लोन पेयर्स इंटरेक्ट करते हैं इस हाइड्रोजन के साथ, जो मोस्टली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। जब ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर इंटरेक्शन डेवलप करेगा अपने नियर बाय हाइड्रोजन एटम के, अपने नियर बाय मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। द इंटरेक्शन between highly electron deficient hydrogen atom and a lone pair on a nearby highly electronegative एटम, और वो एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जो ये हमने वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, ये HF के मॉलिक्यूल्स के साथ आप लोगों से पेपर में पूछ लेते हैं कि HF के मॉलिक्यूल्स में बताएं किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, तो आप लोगों ने उसको इस तरह से शो करना है जिगजैग मैनर में। यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है, ये लोन पेयर और हाइड्रोजन, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से जो मैंने शो की है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका ये जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर बनता है जो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रेज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो मोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है इन डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि ये वाटर में मौजूद हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स और DNA, और इसके अलावा अच्छा हम जो ये इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, वो वाटर में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे और सिंथेटिक मटेरियल्स में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास DNA और प्रोटीन्स हैं, और सिंथेटिक मटेरियल्स में हमारे पास रेजिन्स वगैरह, रेजिन्स आ जाते हैं, पेंट्स आ जाते हैं, इनसे हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह से उनको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम जो एडहेसिव एक्शन है पेंट्स और डाइज का, ठीक है, जो पेंट्स और डाइज हैं वो एडहेसिव है, मीन्स के चिपक जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ, वो किसकी वजह से है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से जो सिंथेटिक रेजिन्स हैं, सिंथेटिक रेजिन्स भी 2 सरफेसेस को एक दूसरे के साथ बाइंड करने का काम करते हैं, और उनकी जो बाइंडिंग होती है वो भी किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में, ठीक है, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। इसका मतलब कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो दो सरफेसेस को आपस में होल्ड करने के लिए, 2 सरफेसेस को आपस में बाइंड करने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के यूजेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ गए, और यूजेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर पे प्रॉपर्टीज किस तरह से डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो फैक्टर्स प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, कि उसमें किस तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, क्या वो एटम से बने हैं, क्या वो आयन से बने हैं, क्या वो मॉलिक्यूल से बने हैं, ठीक है। अगर हम इस बेस पर उनकी प्रॉपर्टीज देखें तो हम उनकी जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पार्टिकल्स की बेस पर जो उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमारे पास हैं सॉलिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब सॉलिबिलिटी की प्रॉपर्टीज को और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को हम किसकी बेस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसकी बेस पर डिटरमिन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो वो वाले सब्सटेंसेस जिसमें आयंस मौजूद हों, ठीक है, जिसमें जो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो किसकी फॉर्म में हो, आयंस की फॉर्म में हो, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, तो ये वाले जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम इनको मेल्ट करें या जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें। मतलब सॉलिड स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जब हम इसे मेल्ट करेंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस की फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, इसके आयंस फ्लो कर पाएंगे और फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। इसका मतलब कि जब टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आयोनिक हों तो उनमें एबिलिटी है उन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की इन मोल्टन और डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। अगर जो सब्सटेंसेस हैं वो आयन से बने हुए हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं,
तो वो क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। हमने क्या बोला था, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे हम दो तरह की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। तो जिसमें आयंस मौजूद होंगे, आयंस मौजूद होंगे तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे और वो वाटर में भी सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि जिन सब्सटेंसेस में आयंस मौजूद होंगे वो वाटर में सॉल्युबल भी हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे हम सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। नेक्स्ट है द वे एलिमेंट पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कि किस तरह से जो एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं, इस बेस पे वो डिपेंड करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी करती हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो अभी हमने पीछे 3 तरह की टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी है जिसके जरिए एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक क्या है, आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक एंड वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। एक मेटालिक बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग को भी आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जिसमें आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक या वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो उसकी बेस पे इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। ठीक है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होंगे और जो सब्सटेंस होगा वो भी क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई करेंगे। ठीक है, मींस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस। ठीक है, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे और उतना ही सब्सटेंस स्ट्रॉन्गर होगा। अब इसमें आयोनिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, कोवलेंट बॉन्ड टू सम एक्सटेंट स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, हाई होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सबसे पहले उन्होंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात की है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जो एटम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक जायंट मॉलिक्यूल, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। ये देखिए आप लोगों का सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिया है, सिलिकॉन SiO2, मतलब दोनों साइड से वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन में एबिलिटी है कि वो फर्दर सिलिकॉन के साथ अटैच हो। ठीक है, और सिलिकॉन फर्दर ऑक्सीजन के साथ, तो इस तरह से हमारे पास ये कनेक्ट हो के एक बहुत बड़ा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है। और इस स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इस स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से और बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर की वजह से जो सिलिका का मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से सेपरेट, सिलिका के जो एटम्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड है। और हार्ड मीन्स के डिफिकल्ट टू मेल्ट, इसको मेल्ट करना भी हमारे लिए आसान नहीं है, मीन्स ये हार्ड भी ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, ये सिलिका का स्ट्रक्चर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन अगर हम दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ इनकी बॉन्डिंग देखें, C डबल बॉन्ड O, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग डेवलप होती है कि यहाँ पे इसका जो कार्बन है वो किसके सामने आ जाता है, ऑक्सीजन के सामने आ जाता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दोनों में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इस वजह से इनके एटम्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, लो है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि किस तरह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या अरेंजमेंट ऑफ जो एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो किन फोर्सेस से कनेक्टेड हैं और वो फोर्सेस किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही हैं। और फोर्सेस की प्रॉपर्टीज जो टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसकी हार्डनेस है। ठीक है, और नेचर ऑफ पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को जो प्रॉपर्टीज इफेक्ट करती हैं, वो जिन प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं वो सॉल्युबिलिटी और क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे आपने कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करना है और टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे आपने हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट जो हम इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब जिस बेस पे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स एक दूसरे से किस
फॉर्म में अरेंज है, आइदर वो 2D फॉर्म है, आइदर वो 3D फॉर्म है, ठीक है। वो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है या प्लेन्स की फॉर्म में अरेंज है, उस बेस पे इनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। अगर हम वो प्लेन्स की फॉर्म में अरेंज है तो वो हमारे पास पॉलीमर्स आएंगे, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है तो उसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्रेफाइट आती है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर की फॉर्म में है। 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास डायमंड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट देखें तो ग्रेफाइट का 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं, ठीक है। ग्रेफाइट में जो एटम्स अरेंज होते हैं वो 2 डायमेंशनल की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसमें एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। और इसकी जो ये एक लेयर में इस तरह से ये एटम्स मौजूद होते हैं और ये दूसरे लेयर्स में एटम्स मौजूद हैं और दूसरे लेयर्स के एक कार्बन के साथ ये क्या करते हैं, एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिवेलप करते हैं जो इतनी वीक होती है कि जिसकी वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट हो जाता है और वो इजीली हम उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसमें लेयर्स मूव ओवर वन अनदर। उन पर हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो वीक फोर्सेस की वजह से वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं और स्लाइड करने की वजह से ग्रेफाइट की हम शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे ग्रेफाइट की सॉफ्टनेस थी। नेक्स्ट है लार्ज 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन डायमंड। यहाँ पे मैंने एक वर्ड मिस किया है, आप लोग वहाँ यहाँ ऐड कर दें प्लीज। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है कार्बन का वो डायमंड में मौजूद होता है और उस 3D स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड को कंसिडर किया जाता है कि वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन द अर्थ है, कि अर्थ पे जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसमें जो सबसे हार्डेस्ट है वो डायमंड है। नेक्स्ट हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग है। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है। जितने भी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है। और मेटालिक बॉन्डिंग ही की वजह से जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और वो थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयोनिक कंपाउंड्स। हमने बोला कि आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, तो वो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से होती है, ठीक है। या फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, हम जनरल वर्ड यूज करते हैं फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं और ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्लो सब्सटेंसेस जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो आयंस हैं, कि जब हम आयोनिक सब्सटेंस को मेल्ट करें, ठीक है, या फिर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करें तो ये स्प्लिट हो जाती है अपने आयंस में। तो ये किसमें स्प्लिट हो जाती है, अपने आयंस में, ठीक है, स्प्लिट इनटू आयंस। और ये आयंस क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं और इन आयंस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये आप लोगों का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का प्रोसेस आयोनिक कंपाउंड्स में है। आयोनिक इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड टू फ्लो ऑफ इज रिलेटेड टू फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम किससे रिलेट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस से। आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब वो सॉलिड स्टेट में होती हैं, जैसे NaCl की एग्जांपल लें, अगर हम इसको सॉलिड स्टेट में डालें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि इसमें इनके आयंस फ्लो नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ फिक्स हुए होते हैं। लेकिन जब हम इसको मेल्ट कर दें या फिर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो तब ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और अब ये आयंस फ्लो कर सकते हैं और इस फ्लो के बायस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। When an ionic compound is melted or dissolved in water, it gets ionized. Its ions now can freely move in molten or aqueous solution, ठीक है। Therefore, electricity can pass through molten and aqueous solution of ionic compounds. Electricity can pass through. इसका क्वेश्चन आ सकता है why ionic compounds cannot conduct electricity in solid state but they conduct electricity in molten or aqueous solution। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत इजी है जो मैंने बोला। अगर पेपर में आपने मुझे सुन लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आयोनिक कंपाउंड किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग पेपर में आ जाओ तो इजीली अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिड्स। एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है। अच्छा, अगर हम एसिड्स को देखें तो ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स हमने पीछे पढ़े हैं, HCl पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमने वाटर पढ़ा है। ये सारे कंपाउंड्स जो हैं इसमें किसी किस्म का कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं होता जिसकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में किसी किस्म का कोई फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है
so they do not conduct electricity. लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करें, बिल्कुल आयोनिक कंपाउंड्स की तरह, ठीक है। जैसे कि HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, HNO3। HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस दे देगा। H2SO4 को हम डिसॉल्व करेंगे तो वो वाटर और सल्फेट आयंस दे देगा। इसी तरह अगर हम नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन और नाइट्रेट आयन दे देगा। तो वाटर में जाकर ये आयोनाइज होती हैं और आयोनाइजेशन के बाद H पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन देते हैं। ये आयंस आप फ्रीली मूव कर सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में, मतलब पानी में जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का वाटर में सोल्यूशन बनाए तो वो क्या कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस सोल्यूशन में एसिड का जब भी हम एक्वस सोल्यूशन बनाए तो उसमें आयन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एटम मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है वो किसकी मदद से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से होती है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। जो आयंस और कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में, आयंस के केस में ड्यू टू आयनाइजेशन मींस उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। और इसी तरह जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो भी क्या देते हैं, आयंस देते हैं और आयंस की बेस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन जो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी मदद से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। जिसमें जो पूरा एक मेटल का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ये मेटल के सारे एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि ये इस न्यूक्लियस के गिर्द ही रिवॉल्व करेगा, ये इधर ही रहेगा, बल्कि वो पूरे मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्रीली इस तरह से मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो जब फ्रीली मूव करते हैं तो जैसे एक सोडियम, एक मेटल के एटम से जो सोडियम एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करके दूसरे के पास आएगा, इट मींस ये किस में चेंज हो गया है, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जब चेंज होगा तो वहां पे भी हमारे पास क्या होंगे, चार्जेस डिवेलप हो जाएंगे और उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स के अंदर से कंडक्ट होगी, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। क्यों, ये पूरे स्ट्रक्चर में दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसे प्रोवाइड करें तो वो फ्लो करते रहते हैं। देयरफॉर मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इस वजह से मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू एसिड्स पढ़ा, अब है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में इन कोवेलेंट कंपाउंड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीकर होती हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स इन विद इन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इसमें डाइपोल इंटरेक्शन आता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो क्या होती है, वीक होती हैं। इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। दे डू नॉट कंटेन, इसमें ना किसी किस्म के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आयंस होते हैं। इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ना इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही आयंस हैं, ठीक है। Next है why ionic compounds have higher melting points and boiling points than covalent compounds। ionic compounds के melting और boiling points higher क्यों होते हैं covalent compounds। ionic compound के केस में अगर हम देखें तो ionic compound जैसा कि NaCl है, ठीक है। तो NaCl में इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें हमें आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, मींस इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। दस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मींस उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। हमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए। इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेज करा जाता है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में इस तरह का कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। यहाँ पे हमें जो फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ती हैं।
जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक होती हैं, ठीक है, मच वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक देम, और इनको हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आयंस के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ता है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक देम एंड रेज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। वाटर क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 1465 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये बहुत ज़्यादा इनका सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा और हर जगह पे तकरीबन ग्रेफाइट और डायमंड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से स्टडी करना है। बार बार रिपीट हो रहा है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद भी रह जाती है, उसके बारे में कोई हर चीज़ जो है वो आप लोगों के माइंड में बैठ जाती है। तो अब हम ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट का वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है ग्राफिन, और ग्राफिन का मतलब है टू राइट। अगर हम अपनी लेड पेंसिल्स लें तो लेड पेंसिल्स के बीच में जो हमने सिक्का यूज किया होता है वो भी अक्सर हम लेड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेड का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी ये बैटरीज हैं, जो हम रिमोट कंट्रोल्स में जो सेल्स यूज करते हैं, उन सेल्स के अंदर भी क्या मौजूद होता है, ग्रेफाइट, जो ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। तो कॉमनली हम ग्रेफाइट को ब्लैक लेड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड और बकी बॉल्स हैं। एक इसका जो एलोट्रोप है वो क्या है, कार्बन का ग्रेफाइट है। जब और ग्रेफाइट कब बनता है कि जब हम जमीन के अंदर मौजूद कार्बन को, ठीक है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे मौजूद अर्थ क्रस्ट के अंडर जो कार्बन है, जब उसके ऊपर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कि कार्बन के ऊपर जब हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करें तो वो किस में, कौन से एलोट्रोप में चेंज हो जाएगा, ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए चीज नहीं थी यहाँ पे। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ग्रेफाइट है वो किसकी फॉर्म में मौजूद होता है, लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। ये जो आप लोगों की है ये एक लेयर है ग्रेफाइट की, ठीक है। फिर ये वाली इसकी दूसरी लेयर है, ये वाली क्या है, तीसरी लेयर है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्स की फॉर्म में होता है, और एक लेयर में जो एक कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। और जो ये चौथा बॉन्ड बनाएगा वो वीक बॉन्ड होगा, वो एक लेयर के कार्बन का दूसरे लेयर के कार्बन के साथ होगा। जैसे इस लेयर का ये वाला कार्बन इस लेयर की इस वाले कार्बन के साथ ये बॉन्ड डिवेलप करेगा, और ये जो है ये वीक बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और हम उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करें तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर जाती हैं, और स्लाइड ओवर करने की वजह से हम इसको इजीली दूसरी शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट में जो हर कार्बन एटम है वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक्ड हुआ होता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है कि ग्रेफाइट में एक लेयर में जो एक कार्बन है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कार्बन है, ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। और 3 कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो इस तरह से ये जो जितने भी एटम्स हैं वो जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग बनता है जो कि लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। इसका 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, और जो 4th वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम है वो सेटिस्फाइड होती है बाय वीक वंडर वाल्स फोर्सेस बिटवीन 2 लेयर्स। के कार्बन की जो 4th वैलेंसी है, एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो एक कार्बन ने 3 बॉन्ड तो इस लेयर में इन कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, और जो चौथा बॉन्ड है वो एक कार्बन क्या करेगा, अगले लेयर की कार्बन के साथ वंडर वाल्स फोर्सेस के जरिए डेवलप करेगा, जिससे इसकी 4th वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका स्ट्रक्चर था ग्रेफाइट का। अब हम ग्रेफाइट के यूजेस देखें तो
तो ग्रेफाइट के यूजेस अगर हम देखें तो इसका मेटल लाइक क्वालिटीज भी हैं और नॉन मेटल लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। ग्रेफाइट मेटल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है और नॉन मेटल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। मेटल लाइक प्रॉपर्टीज इसलिए शो करता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ, जो जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है और विद ब्लैक कलर, इसकी स्लिपरी सरफेस होती है एंड लस्टर। अगर आप लोगों ने ग्रेफाइट देखा है, जो हमारी रिमोट कंट्रोल के अंदर हम सेल यूज करते हैं, उसको अगर आप लोगों ने तोड़ के देखा हो तो उसके अंदर ब्लैक कलर का ग्रेफाइट मौजूद होता है। वो ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, उसकी सरफेस स्लिपरी और लस्ट्रस होती है, ठीक है। और इट इज ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये किसकी वजह से है, जो इसकी सॉफ्टनेस है वो जस्ट इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से है कि लेयर के बीच में सॉफ्ट वंडरवॉल्स फोर्स मौजूद है जो इसको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है एंड और केमिकल जो मोस्टली केमिकल्स हैं उनकी तरफ इनर्टनेस शो करता है कि केमिकल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। इसकी वजह से हम इसे कहाँ पे यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में यूज करते हैं। मीन्स जब हमने ऐसी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में यूनिट्स बनाने हों कि जहाँ पे हमें केमिकल्स बना रहे हों और हमें ये लगे कि ये केमिकल इस चीज़ के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो हमें फिर वहाँ ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है जो उस केमिकल की तरफ इनर्टनेस शो करे, मीन्स उस केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट से बनी हुई रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज करते हैं। और ये ब्रिक्स हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर लेती हैं और ये दूसरे केमिकल्स की तरफ इनर्टनेस होती है, मीन्स उसके साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो नहीं करते। और ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हम कहाँ यूज करते हैं, मेटलर्जिकल फर्नेसेस में, मेटलर्जिकल फर्नेसेस बनाने में यूज करते हैं। और बहुत सारे मेटलर्जिकल फर्नेसेस में ये किसके तौर पर यूज होता है, एनोड के तौर पर यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मॉडरेटर रॉड्स एंड रिफ्लेक्टर कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम रॉड्स और रिफ्लेक्टर कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जहाँ से हमें लाइट की रिफ्लेक्शन करवानी हो। और हम ये कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उसके अंदर कार्बन ब्रशेस मौजूद होते हैं। वो कार्बन ब्रशेस इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के अंदर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा अगर हम अपना इंजीनियरिंग का सेक्टर देखें तो वहाँ पे ये जर्नल बेरिंग्स, पिस्टन रिंग्स और वॉल्व वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। पिस्टन्स वगैरह मींस लीड टाइप स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए और वॉल्व वगैरह कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम ये ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स एंड पेंसिल्स। इसके अलावा ये पेंट्स और पेंसिल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं, आप लोगों से कोई से भी पूछे, हो सकता है 3 से पूछे जा सके, हो सकता है वहां पे कोई क्वांटिटी दी हुई ना हो, तो फिर आप लोगों ने सारे भी याद करने हैं और ज्यादा इजी रहेगा कि आपको जो अच्छे से याद रह जाए आप वो याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड भी किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद होता है जिसकी वजह से इसका रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और इस रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये डायमंड है। डायमंड में अगर हम देखें तो जो एक कार्बन है वो फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब ये वाला एटम आप कंसीडर करें कार्बन का, ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है। तो इसमें हमारे पास क्या बनती थी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो था ये 2D स्ट्रक्चर था ग्रेफाइट का, लेकिन ये हमारे पास क्या है 3D स्ट्रक्चर है। और इसकी वजह से इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग, इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं जो कि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसकी वजह से ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या है, डायमंड है, ठीक है। अब डायमंड का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया है। ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ईच कार्बन एटम इज अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से अटैच होता है। और जो जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.54। जो सी और सी की मतलब कार्बन से जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है तो उसमें जो एक कार्बन का दूसरे कार्बन से डिस्टेंस होता है वो 1.554 × 10⁻10 मीटर होता है। और इसको हम ये भी बोलते हैं 1.554 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये जो हम 10 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है,
-10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो अगर हम देखें तो बॉन्ड एंगल इनमें जो सी इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसमें जो सी इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी हायर होती है देन ग्रेफाइट, जो कि 3.514 ग्राम पर cm क्यूब है। ये स्ट्रॉन्ग, रिजिड और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं। अगर हम डायमंड के यूजेस देखें तो इसका जायंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डनेस मिलती है। ये अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकली इनर्ट है, केमिकल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। और इसकी इस प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे ये ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, घरों के जो आराइशी सामान होता है, सजावटी सामान, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी मीन्स देर पा हार्डनेस की वजह से, ड्यूरेबिलिटी मीन्स ज़्यादा देर इस अपनी ही फॉर्म में रहने की वजह से, जिसको और लेसर प्रॉपर्टी की वजह से इसको फिर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी हार्डनेस की वजह से ये कहीं पे ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और मेटल की कटिंग में भी यूज़ होता है। और जब हम इसको छोटे छोटे से पीसेस में हमने कनेक्ट किया होता है जो कटिंग का काम करते हैं, ठीक है। डायमंड को हम मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, सर्जिकल टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा नैनो डायमंड्स को हम हेल्थ बेनिफिट्स के पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा डायमंड हम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है आप लोगों का नैनो डायमंड। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट डायमंड का लास्ट यूज़ है, डायमंड हाई क्वालिटी साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। दे आर हार्ड एंड वाइब्रेट इजीली, ठीक है। डायमंड को हम हाई क्वालिटी साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और बहुत इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं एट वेरी हाई स्पीड। इस वजह से जो डीजे के इक्विपमेंट्स है, जो म्यूजिक रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, वहाँ पे हम डायमंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों का एक टोटली डिफरेंट सा चीज़ आ रही है कि वो ऐसी भी कोई चीज़ है जैसे डायमंड इतनी एक्सपेंसिव जो धात है उसको हम डीजे इक्विपमेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि डीजे इक्विपमेंट में डायमंड का कौन सा एलोट्रोप यूज़ होता है, तो वो आप लोगों का डायमंड है। कॉन्ट्रास्टिंग डायमंड एंड कॉन्ट्रास्टिंग आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस, ठीक है, कि आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और उनकी कंट्रास्टिंग स्ट्रक्चर की बेस पे उनके यूजेस एक दूसरे से डिफर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जो टाइप्स एंड यूजेस ऑफ मटेरियल्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पे जो हम एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स को देखें तो आयोनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स के मुकाबले में आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दे आर ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल मीन्स दे कैन नॉट बी ब्रेक अप इजीली, इनको हम इजीली तोड़ फोड़ इनकी नहीं कर सकते, इनको दूसरी फॉर्म्स में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट ये पुअर कंडक्टर, ये हम बार बार पीछे पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट में क्योंकि इनमें फ्रीली मूविंग आयंस नहीं होते, इस वजह से ये सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जब इसे मेल्ट कर दें या वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। Therefore they are used in batteries as electrolyte in batteries and fuel cells। जो हम बैटरीज यूज करते हैं गाड़ियों में या यूपीएस के लिए, वो किसमें, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर आयोनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स के अगर हम जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ये कोवलेंट कंपाउंड्स थे। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये ज्यादातर जायंट स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। एंड आर यूज्ड इन कटिंग, ड्रिलिंग ड्यू टू हार्डनेस, इसको हम दूसरे सब्सटेंसेस को कट करने के लिए या ड्रिल करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम क्वार्ट्ज और सिलिका देखें तो ये हम प्रोडक्शन ऑफ एब्रेसिव्स यूज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और सिलिका क्योंकि ये स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो ये रिफ्रैक्टरीज बनाने के लिए, सिरेमिक्स और ग्लास बनाने के लिए यूज होते हैं। जो मोस्ट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट टाइम कोवलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं क्योंकि इनमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना फ्रीली मूविंग आयंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के मेटालिक कंपाउंड्स, ये आप लोगों का टॉपिक
आप पीछे वालों से थोड़ा सा हट के है और डिफरेंट भी है, और मुझे तो ये इम्पोर्टेंट भी लग रहा है मेटालिक कंपाउंड से रिलेटेड। जो मेटल में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग मौजूद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स में स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है जो क्या कहलाती है, मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है। मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो एक इंडिविजुअल एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, बल्कि वो पूरे मेटल की सरफेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। हमारी बार ये क्वेश्चन आया था कि why electrons that present in metal are called as free electrons, तो आप लोगों ने इसका आंसर यही करना है कि as these electrons are not confined, they are not associated with a single atoms as they can freely move throughout the metal, therefore these are called as free electrons। इस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, free electrons बोलते हैं, ठीक है। मेटल एटम्स जब वो फ्रीली मूव कर देंगे, जैसे एक मेटल का एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा ये दूसरा एटम है, ये तीसरा, तो जब ये फ्रीली मूव करते मीन्स इस इलेक्ट्रॉन इस एटम के से इस एटम के गिर्द ये फ्रीली मूव करना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि इस मेटल ने इस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया और ये किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। मेटल एटम लूज दीज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। द फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू द एंटायर स्ट्रक्चर। इस तरह से क्या होता है कि पूरे स्ट्रक्चर में जब फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन सी बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बना देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली एक दूसरे से फ्रीली जो है वो मूव कर रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। जो मेटल कैटायंस हैं वो एक ही जगह पे हेल्ड हुए हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है। ये पूरा हमारा मेटल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम मौजूद हैं और इसके गेट ये वाला इलेक्ट्रॉन्स का सी है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो मेटल के कैटायंस हैं वो फिक्स्ड एक जगह पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, और इस तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेटल के पॉजिटिव आयन के बीच में और इलेक्ट्रॉन सी के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये लाइंस आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, जो हम मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से एक्सप्लेन करते हैं वो कौन कौन सी हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टाइलेबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी मीन्स कि ये इजीली हम इन्हें एक शेप से दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। डक्टाइलेबिलिटी, इजीली इन्हें तोड़ फोड़ सकते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से इनमें थर्मल कंडक्टिविटी भी पॉसिबल है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पॉसिबल है, और ये मेटालिक लस्टर प्रोवाइड करते हैं। मेटालिक लस्टर मीन्स कैन बी इजीली चेंज फ्रॉम वन शेप टू एन अदर शेप, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच मेक इट सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। वो कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं जो मेटल को इंडस्ट्रीज में यूज करने के काबिल बनाती हैं। तो मेटल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उनका जायंट स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। इस वजह से वो थर्मली स्टेबल हैं इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हमें ऐसे फर्नेसेस यूज करने पड़ते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़े, तो उनको हम ऐसे मेटल से कंडक्ट कर सकते हैं जो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकें। ऐसे मेटल्स जो थर्मली स्टेबल हों, उनके ऊपर हीट का इफेक्ट ना हो, हम ऐसे मेटल्स को उनकी स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल की लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सकती हैं, ठीक है, विच मेक्स देम मैलिएबल एंड डक्टाइल, जिसकी वजह से वो मैलिएबल, सॉफ्ट और डक्टाइल मीन्स की इजीली ब्रेकेबल है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको मुख्तलिफ तरह की वायर्स और शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा metals good conductors of electricity हैं due to the presence of free electrons. Free electrons also conduct energy from one place to another place. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कंडक्शन की एबिलिटी भी है, और हीट जो है वो किसकी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो किसकी फॉर्म में कंडक्ट होती है, हीट भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकती है, और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी अपने अंदर गेन करते हैं और उस गेन को हम उस एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी कर लेकर जाते हैं। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स के साथ साथ हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग था। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो रिपीट हो रही थी, और जो चीज़ बार बार रिपीट हो तो वो चीज़ अच्छे से समझ आ सकती है। तो काइंडली आप लोग कम्प्लीटली लेक्चर को सुना करें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और जो पेपर में आ जाएं तो अक्सर बच्चे उनको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
अब ये छोटे छोटे से माइंड कॉन्सेप्ट आप लोग अभी लेंगे तो आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरे का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।